हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो हमने 4 गाड़ी खरीद लिया था 25 साल की उम्र में। चढ़ते एक थे, बाकी सब दिखाने के लिए। ये क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर ना आपको 10 लोगों को रिकमेंड। बहुत सारे लोगों ने हजारों करोड़ का रियल एस्टेट में एम्पायर बिल्ड कर लिया, पर क्या वो अपना सीक्रेट दे देते हैं, किसी को बताते हैं? मैं कैसे जीरो से हजारों करोड़ की कंपनी बना दूं? हम देखते हैं भगवान ने हमें कितना ब्लेस किया कि हम एक साथ 1 एकड़ खरीद लेते हैं, 2 एकड़ खरीद लेते हैं, 5 एकड़ खरीद लेते हैं। ठीक है, नौकरी मिला नहीं कि होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोबाइल लोन, टीवी लोन, फ्रिज लोन, सब लोन पे ही जिंदगी। 15 साल से गुड़गांव में नौकरी करते थे, एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। हमसे मिलने के बाद, सीखने के बाद 6 महीना में 4 प्रॉपर्टी खरीदी। मैं कर्जे में आ गया, 40-50 लाख कर्जे भी थे। मुझे पता चल जाएगा कौन महंगा दे रहा, कौन सस्ता दे रहा। अच्छा, क्या हर एजेंट मुझे जाके बताएगा इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा? कि पहला जो आप कह रहे हैं, पहला मैं 3.5 एकड़ जमीन लिया था, करीब वो 7-1 करोड़ रुपए का आता है। देखिए, मैं BNI में मेंबर हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और कई लोग MLM वाले स्कीम में भी फंसते हैं। आपके हिसाब से फ्लैट में करना चाहिए या प्लॉट में करना चाहिए? देखा है मैंने, मेरे शहर में एक मॉल चलता हुआ बंद। अब इसके और आगे क्या डेवलप हो रहा है? अभी जेवर एयरपोर्ट आ गया, ये सब जो बेल्ट होगा वो कल का है। जो वहां पे यदि कोई इन्वेस्ट किया होगा, जिस समय फैक्ट्री लग रहा था तब तक चारों तरफ खेत था, किसी को पता नहीं। एक प्रॉपर्टी मुझे छोटा सा आधा एकड़ का 50 धोनी, MS धोनी जहाँ घर बना है। यानी कि जमीन जो मिलती है आपको वो किस्मत से मिलती है। हम लिखते अपना भाग्य, पर समय बीत जब जाता है, खुद का लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियत को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास मैं दुखी रहता हूं, क्योंकि मैं सांसद नहीं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। आपको मालूम है हम एक ही बात पर काम करते हैं, आपके माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आओ, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन की। ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो एक हवा लगता है, जिसको लेकर मिथ हैं, लेकिन किससे सुने? आपको पता है ना, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते, किससे पूछना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारे साथ बने हुए हैं वो है आचार्य अमरीश झा जी, जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आचार्य भी हैं और रियल एस्टेट के कोच भी हैं। क्यों ना उन्हीं से सीखते हैं, अगर रियल एस्टेट में अपना वेल्थ क्रिएट करना है कैसे कर सकते हैं, कम पैसों में, बिना पैसों में और बहुत सारे पैसों। अभी हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं आचार्य अमरीश झा जी। सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। माय प्लेजर सर। सर, आपने बहुत सारे काम चेंज किए हैं और आपने अलग अलग फ्लेवर टेस्ट किए हैं। फ्लेवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें खा के देखते फाइनल करते हैं, यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। तो आपने ऐसे अलग अलग तरह के बिजनेस भी किए हैं। तो आपने इस पूरी जर्नी में, मेरा सवाल आपसे ये होने वाला है क्योंकि मेरी ऑडियंस के लिए माइंडसेट बहुत मैटर करता है। तो अगर मेरे को रियल एस्टेट में ही काम करना है, बिजनेस में भी, लेकिन स्पेशली रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर अगर मेरे को रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनना है, या रियल एस्टेट के अंदर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, या रियल एस्टेट के अंदर मेरे को किसी भी तरह का काम करना है, तो वो माइंडसेट कैसे शिफ्ट करूं? बहुत सुंदर प्रश्न है विकास जी। सबसे पहला चीज आपने कहा माइंडसेट का। बहुत सारे लोग सामने से देखते हैं, अच्छा ये तो दलाली का काम है, ठीक है, और या यहाँ तो मैं मुझे कई लोग कहते हैं कि अरे आप कैसे रियल एस्टेट में हो, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, यहाँ तो मैं दबंग लोगों को देखता हूँ, ठीक है, और गलत लोग ज़्यादा हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझो कि ये काम से लोगों का बेनिफिट कितना हो सकता है। जब सिर्फ हम अपनी फ़ायदे की बात सोचते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा फ़ायदा तो होना ही चाहिए, तभी हम कोई काम लॉन्ग टर्म कर पाएंगे। कहते हैं भूखे पेट ना हुई भजन गोपाला, मतलब भूखे रह के आप ज़्यादा दिन नहीं काम कर सकते हो, तो आपका फ़ायदा तो होगा। लेकिन मैं लोगों को सिखाता भी हूँ यही कि पहले आप लोगों के फ़ायदे की बात करो। तो लोगों का फ़ायदा कैसे होगा? मान लीजिए मैं रियल एस्टेट नहीं करता, हो सकता है स्टॉक बेचने का काम करता, या कोई और बिजनेस ऐसा कर रहा होता, चांस था कि लॉस लोगों का हो, हमें हो सकता फ़ायदा हो।
पर मैंने रियल स्टेट में देखा कि जब एज ए इन्वेस्टर, जब मैंने स्टार्ट किया था 2000-2001 में इन्वेस्ट करना, शुरू में मैं बेचता नहीं था, बनाता नहीं था। शुरू में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो इन्वेस्टमेंट से, पैसा कमा रहा था। किसी ने कहा भाई कुछ कहाँ लगाऊं, तो प्रॉपर्टी में लगा दो। तब यहाँ दिल्ली में मैं रहता था निरंकारी कॉलोनी में, तो साथ में संत नगर बुढ़ाड़ी, यदि आप दिल्ली में हैं तो जानते होंगे या दिल्ली के लोग जानते होंगे, तो वो अनडेवलप्ड कॉलोनी था, आउटर रिंग रोड बना था, तो उसके बाहर का एरिया 2000 रुपये गज जमीन मिलती थी। तो हमने लिया, 5-7-10 साल के अंदर हमने देखा जो 2000 रुपये गज थी वो तो 5 गुना बढ़ गया, कोई 3 गुना बढ़ गया, कोई 2 गुना बढ़ गया। तब मुझे समझ में आया, तब बलवान हुआ कि चलो ये काम भी किया जा सकता है। और उस समय कोई बताने वाला नहीं, हम सब लोग समझते, आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रॉपर्टी में लगाओ, हाँ ये वो ठीक है, कोई फ्रेंड बोलेगा, लेकिन एज ए कोच वो भी हो सकता है खुद नहीं लगाया हो पैसा, या खुद उनके पास ना हो, तो कोच नहीं कोई था, हमें भी कोई इस तरह गाइड नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि यही इसी को प्रोफेशन बनाते हैं। जब मेरा पिछला बिजनेस लॉस हो गया 2012 में, तो उसके बाद मैंने इसमें शुरू किया, लेकिन उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। और आपने कहा वो माइंडसेट कैसे बनाएंगे, जब लोग कहते दलाल, कई लोग मुझे कहते हैं इसमें तो भाई ये तो दलाली का काम है। तो मैं कहना चाहूँगा मुझे किसी ने दलाल नहीं बोला, क्योंकि मेरी सोच दलाली खाना सिर्फ नहीं था, मेरी सोच थी हेल्प करना लोगों को। बहुत बड़ी बात है। और मुझे आज भी जो मैं कर रहा हूँ, तो पिछले 7-8 साल से मेरी कंपनी 18 से 25-7 साल हो गई है, कोई एक कस्टमर मेरे पास ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए मेरे पास 400-500 कस्टमर हैं, जिसने ये कहा होगा अमरीश जी आपके साथ मैंने पैसा लगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, कस्टमर भी सुनते होंगे, जो मेरा पैसा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ये परमात्मा का आशीर्वाद रहा है। तो कस्टमर का भी 5 साल में पैसा बढ़ा, कुछ लोगों का डबल हुआ, कुछ लोगों का और भी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, और कस्टमर भी खुश और मैं भी खुश। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि आप ये सोचेंगे, और पैसा माइंडसेट की आपने बात किया, तो रियल एस्टेट में जितना पैसा है उतना तो कहीं नहीं मुझे दिखता है। 2030 तक $1 ट्रिलियन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो रही है। $1 ट्रिलियन जी, 90 लाख करोड़ का अभी भी जो है सेकेंड लार्जेस्ट ये इंडस्ट्री है। सेकेंड लार्जेस्ट, हाँ, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिल रहा है और रोजगार भी दे रहा है, वो रियल एस्टेट दे रहा है। तो अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, ठीक है। और आप खुद देखिए कि लोग जिनके पास पैसे हैं उनका पैसा मैक्सिमम कहाँ लगा हुआ है, रियल एस्टेट में। मैं लोगों को पूछता हूँ, आपके पास मान लीजिए विकास जी 10 करोड़ रुपए आ जाए कहीं से, ठीक है, परमात्मा करे ऐसा, तो आप कहाँ ज़्यादा पैसा लगाएंगे? जो इंडियन ह्यूमन टेंडेंसी है ना, वो तो सिक्योर तभी फील करती है जब उसके पास कुछ टेंजिबल हो, छूने वाला हो, हाँ, सर पे छत हो, या हाँ, मतलब हक हो कि यार ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। अब हमें ये देखना, और जिन्होंने लगाया, मैंने कहा तब जो 2000 रुपए का लिया था आज कितना होगा, कुछ आइडिया है? मतलब होगा सर 20-30-40 गुना, 50 गुना, 50 गुना, 100 गुना। वहाँ पे आज के डेट में प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए गज है, और 1-2 लाख रुपए तक गज है। आप सोचिए 20 साल के अंदर, 20-22 साल के अंदर 100 टाइम्स। और आप कहेंगे कोई एक एरिया में नहीं हुई है, हाँ, पूरे देश में आप कहीं भी 20 साल पहले, 10 साल पहले प्रॉपर्टी का भाव देखिए और आज का भाव देखिए। इतनी इनकम नहीं बढ़ी जितनी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं। तो इसीलिए यदि आप देखेंगे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो वेल्दीएस्ट पीपल है, जो मल्टी मिलियनियर है, उनके एसेट्स बिल्डिंग में, वेल्थ बिल्डिंग में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। तो माइंडसेट पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हमें रियल एस्टेट में करना चाहिए काम, या क्यों मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि सिक्योर है, जो आपने कहा, फिजिकल है, ये कोई हवा में नहीं, कोई डिजिटल नहीं है, ठीक है, और लोगों का भरोसा भी है, और सबसे ज़्यादा लिवरेज यहीं आप ले सकते हैं। बैंक से लोन लेने जाइए कार का, वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, प्रॉपर्टी 8% पे देगा। तो सबसे कम जो है इंटरेस्ट में यदि कुछ मिलता है वो प्रॉपर्टी। दूसरा, आप एक कार लेने जाओ 50 लाख का, आप अपने रिश्तेदार से मांगिए, पिताजी से मांगिए, वो सब डिस्करेज करेंगे, बोलेंगे अरे नहीं अपने पैसे से खरीदो।
लेकिन आप अपने पिताजी को, अपने रिश्तेदार को, दोस्त को कहिए मैं एक 50 लाख का एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ भाई, 5 लाख रुपए उधार दो, मुझे लगता है लोग देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो ना, वो उसकी वैल्यू कल को बढ़ेगी, तो वो एम्पावर भी आपको करेगा। और ये मैं बताऊं, ये अभी हुआ भी है, अभी पिछले 2 हफ्ते पुरानी बात है जी। मेरे साथ आशीष जी और ध्रुवेश जी बैठे थे। जी। तो अब मैं अभी 1 साल पहले राजस्थान से शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर, तो ऐसे ही मैंने बोला कि मैं डाउन द लाइन 6 महीने में गाड़ी चेंज करना चाहता हूँ। जी। दोनों मेरे को ऐसे घूरने लग गए। हाँ। मैंने कहा ये मैंने गलत डिसीजन कुछ मैं ले रहा हूँ क्या? मेरे को अप्रिशिएट करने के बजाय हाँ। कहते क्या करना है तुमने? मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, हाँ। हमारी गाड़ी खड़ी है, अगले 2 साल तक 1 रुपया खर्च नहीं करोगे, सिर्फ धंधे गाड़ी पे में। पैसा लगाओगे, हाँ। अपने इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाओ, अपने बिजनेस पे पैसा लगाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आई वाज मतलब फीलिंग दैट टाइम कि मैं आई एम ब्लेस्ड विद सराउंडिंग पीपल की जो इस तरह सोचते हैं। हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो हमने 4 गाड़ी खरीद लिया था 25 साल की उम्र में। चढ़ते एक थे, बाकी सब दिखाने के लिए, और वो सब गाड़ी की वैल्यू 0 हो जाती है कालांतर में। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम, और खासकर जो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, नौकरी करते हैं, और वो फैंसी चीज़ों में 1.5 लाख का फ़ोन और सिग्निफिकेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, खर्च कर देते हैं, जिसकी कि कल को वैल्यू 0 होती है। उसके जगह यदि हम प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो हम वेल्दी बनेंगे। और ये माइंडसेट, चाहे आप बेचते भी हैं तो विन विन डील जो स्टीफन कहते हैं, आप पहले दूसरे का फायदा सोचोगे। और यही मेरा सीक्रेट, कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपका सीक्रेट, कैसे आप इतने कम समय में इतना राइज किए? यही सीक्रेट है मेरे लिए। हर कस्टमर मैं सोचता हूँ कि ये कैसे खुश हो, ये, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर ना आपको 10 लोगों को रिकमेंड करता है, और एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर 100 लोगों को आपकी निगेटिव बातें करता है। बहुत सही है। मुझे सबसे अच्छी बात अभी तक ये लगी कि आपने दलाली को दलाली ना समझ के आपने ये समझा कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो फिर आपका माइंडसेट जो खुद का चेंज हुआ, क्योंकि आपको इस वर्ड से प्रॉब्लम है तो आपको लगता है जनता का प्रॉब्लम है। तो आपने माइंडसेट चेंज किया तो आपको उस लोग नज़र से लोग देखते ही नहीं। फिर बहुत बढ़िया, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे वाला जो आपने परिभाषा है, इसको बड़ी चरितार्थ किया आपने। और लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत लोग इसलिए नहीं कुछ करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एग्रीड भाई, ये तुम चोरी नहीं कर रहे हो, किसी का लूट नहीं रहे हो, किसी की ठगी नहीं कर रहे हो, सही तरीके से, जिसमें लोगों का भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो। सर आप एक कोच हैं, मैं आपसे उससे रिलेटेड पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमारी ऑफ स्टेज भी बात हुई है, जब आप लोगों को सिखाते हैं, कि पहले तो खैर उस पर बाद में आएंगे कि क्या कैसे सिखाना आपने शुरू किया, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी था भाई। एक प्लॉट फ्लैट बेचना खरीदना सिखा रहे हो आप, तो यानी कि कुछ तो अलग कर रहे हो। एक ये जो इंडस्ट्री है जो एजुकेटेड नहीं मानी जाती थी, अब वो एजुकेशन में जा रही है। वे एजुकेटेड इसलिए नहीं मानी, तभी तो बोलते थे कि ये गुंडागर्दी का काम है, दबंगई का काम है, गलत लोग ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि लगता था कि एजुकेशन वर्ड इसमें नहीं जुड़ा हुआ। प्रोफेशनल वर्क नहीं माना जाता था। जब आप इसको सिखा रहे हो तो प्रोफेशनल वर्क तो हो गया है। तो आपने इसको इनिशिएट किया, उसके लिए तो पहली बात तो धन्यवाद है, ताकि ऐसे लोग अब पढ़े लिखे आए इसमें। लेकिन अब दूसरा सवाल, जब आप सिखाते हो, बहुत मेहनत भी लगती है सिखाने में, आसान नहीं होता सिखाना, वो भी तब जिसकी मार्केट में अवेयरनेस ना हो कि इसको भी सिखाया जा सकता है। क्या लगता है आपको, ऐसे 3 क्या बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग आप जितना सफल अभी भी नहीं हो पा रहे? जी, बहुत सुंदर। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों ने हज़ारों करोड़ का रियल एस्टेट में एम्पायर बिल्ड कर लिया, पर क्या वो अपना सीक्रेट दे देते हैं, किसी को बताते हैं? मैं कैसे 0 से हज़ारों करोड़ की कंपनी बना दिया? क्या डीएलएफ बताएंगे, गोदरेज बताएंगे, हीरानंदानी आपको बताएंगे? लोग नहीं बताना चाहते, समय भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, चाहत भी नहीं है। क्योंकि मैं शुरू से मेरी जर्नी एज ए कोच की रही है, तो मुझे लगा कि यार मेरे जैसा बंदा, गांव का बंदा, ठीक है, मैं कुछ लेके नहीं आया, 1 रुपए मुझे कभी मेरे पिताजी ने बिजनेस करने के लिए नहीं दिया, था ही नहीं हमारे पेरेंट्स को। यदि मैं जो सोचा वो यदि मैं कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, मैं वेल्दी हो सकता हूँ। यदि हमारे यहाँ कोई 5 डिसमिल जमीन लेते हैं ना, तो रांची में मैं जहाँ अभी बेचता हूँ, तो सोचते हैं कि हमने एक एसेट्स बिल्ड किया, क्योंकि 5 डिसमिल 50 लाख रुपए का कई बार हो जाता है, बड़ा होता है, लोग जीवन भर लगा के, कई बार 25 लाख का होता है। और हम देखते हैं भगवान ने हमें कितना ब्लेस किया कि हम एक साथ 1 एकड़ खरीद लेते हैं, 2 एकड़ खरीद लेते हैं, 5 एकड़ खरीद लेते हैं, कितना भगवान ने ब्लेस किया। तो
ये चीज मैंने कैसे किया जब मेरे पास पैसे नहीं थे। तो और मेरे जैसे करोड़ों लोग हमारे देश में हैं, और मैं सुनता हूँ लोग बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं है, या नौकरी करते हैं तो वो अपने सपनों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि इतनी कमाई नहीं है। मान लीजिए किसी की 50,000 1,00,000 सैलरी है, खर्चा इतना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, नौकरी मिला नहीं कि होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोबाइल लोन, टीवी लोन, फ्रिज लोन, सब लोन पे ही जिंदगी चल रहा है। तो मुझे ये लगा कि लोगों को ये बताना चाहिए। यदि मैं नहीं बता रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ। मेरा पहला इंटेंशन, और इसलिए मैं बताऊँ 17 साल तक मैंने सिखाने के लिए 1 रुपये नहीं लोगों से लिया, फ्री में सिखाया। वो तो बाद में इसलिए लेना शुरू किया कि चलो लोग भी सीरियस हो, बिना पैसे का लोग सीरियस नहीं होते। और दूसरा, अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो फेसबुक, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब में पैसा लगता है। नहीं तो आपके वैसे भी सर, मुझे अगर बिजनेस शुरू करना है जी और कोचिंग लेनी है तो कोचिंग फ्री में नहीं होती जी। तो ये मेरा रहा कि लोगों को, यदि मैं एक आदमी मेरी बात सुन करके, और आज मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, टेस्टिमोनियल हैं, जैसे कि एक कपिल जी हमारे यहाँ आए और हमारे क्लब में जुड़े। 15 साल से गुड़गांव में नौकरी करते थे, एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदे थे। हमसे मिलने के बाद, सीखने के बाद 6 महीना में 4 प्रॉपर्टी खरीदे। 6 महीना में 4 प्रॉपर्टी? हाँ। तो खुशी मिलेगा कि नहीं? ठीक है। और यही रफ्तार रहा तो यदि आप अगले 5 साल 10 साल में 5-10 प्रॉपर्टी ले लिए, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो लोग ले सके। लोग सोचते हैं ना, अच्छा 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बिक रहा है ना, तो मेरे पास जब 1 करोड़ होगा तब मैं लूंगा। ये गलती हम भी कर रहे हैं, तो मेरे को सीख लूंगा मैं आपसे। ठीक है ना? ठीक है। 1 करोड़ एक्चुअल में नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कार आपको लेना है तो क्या कार देखते हैं कि नहीं जाके शोरूम में? देखते हैं। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप देखना तो शुरू कर दो, पैसे का इंतजाम परमात्मा करेगा। अच्छा, ये मैंने ना आपके एक वीडियो में भी सुना था, जब आप बोल रहे थे कि जब आपने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया तो 300 प्रॉपर्टी देखी थी। आप तो पूरा रिसर्च करके बैठे हैं। तो मैं ये सोच रहा था, मेरा काम है माइंडसेट पे बात करना, मेरा काम है ब्रेन को समझना जी। तो मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता आपने किस इंटेंशन से आपने ये प्रॉपर्टीज देखी होंगी। शायद आपने बनाना था इस इंटेंशन से देखा जो आपने बोला उसमें, लेकिन मैं देख रहा था आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो गया, आप पे मैनिफेस्टेशन, आप पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा वो आपने इसको ट्रेन कर दिया कि आपका पहला ही प्रोजेक्ट आपको इतना फ्रूटफुल रिजल्ट दे गया। जी। तो लोग बोलते कैसे कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसी पे मैं अब बात करता हूँ, मुझे पता नहीं था आप इस पे इंटरेस्टेड हैं। आपको मैं बताऊं विकास जी, 2012 में मेरा बिजनेस पुराना खत्म हो गया, मैं कर्जे में आ गया, 40-50 लाख कर्जे भी थे। तो उस समय मैंने कहा 4-5 करोड़ कमा के तो देखा, हुआ कुछ नहीं। ठीक है, तो इस बार मैं 100 करोड़ बनाऊंगा। 2012 में? 12 में, तब मैं लॉस में था और हमने विजन देख लिया। तब तक हम भी इस पे देखना, पढ़ना, कोचिंग लेना, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। जब मुसीबत में आते हैं ना, तब लोग कुछ ढूंढना शुरू करता है। तो मैंने 100 करोड़ का अपने लिए विजन बोर्ड, 100 करोड़ का मैंने अपने दीवार के सामने में वो चेक, जैसे सीक्रेट आ गया था तब तक, जैक कैनफिल्ड को सुना जो सीलिंग में लगा के, तो मैं भी 100 करोड़ का एक नोट बना के लगाया दरवाजा पे। एक उस समय 1000 का नोट हुआ करता था हम लोग के यहाँ, बिल्कुल 2012 में, 16 के बाद शायद बंद हुआ। तो 1000 का नोट को मैंने डिजिटली उसको एडिट किया और 1000 को मैंने 100 करोड़ रुपए बनाया, अपने दरवाजे पे लगाया, और मैं सबको बोलना शुरू कर दिया कि 100 करोड़ में कमाने वाला हूँ। और मैंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। जैसे उससे पहले मैं ट्रेन में ज़्यादा चलता था, ऐसे जगह जैसे यहाँ से आसाम जाना हो तो अब बहुत दिन लगेगा तो फ्लाइट में। मैं तो अच्छा रात भर का, ये माइंडसेट मेरा क्या था, अच्छा यहाँ दिल्ली से पटना जाना, रात भर का ही तो सफ़र है, सोएंगे सुबह पहुँच जाएंगे। हमने कहा नहीं, यदि मेरे पास 100 करोड़ होगा तो क्या मैं ट्रेन में जाऊँगा? हमने फ्लाइट में जाना शुरू किया, सब कुछ चेंज कर लिया। तो मेरा एक दोस्त देखा, बोला कि यार तेरे पास तो पैसा है नहीं, तो तुम को देख के लेकिन नहीं लग सकता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही है, जेब में भले ही पैसा नहीं लेकिन मेरे दिमाग में 100 करोड़ आ चुके हैं। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन हुआ। वो जो आपने 300 की बात किया, क्यों मुझे 300 देखना पड़ा और करीब 3 साल लगे, 3 साल तक मैं देखते रहा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। अच्छा, ठीक है, तो मैं देखते रहा 10-20 देखने के बाद मैं एक्सपर्ट बन गया।
मुझे पता चल गया कौन सा सस्ता मिल रहा। मैं लोगों को कहता हूँ जब भी प्रॉपर्टी बाय खरीदना है डिस्काउंटेड खरीदना है। हाँ, मैंने ये वर्ड बात मैं कहता हूँ लोगों को मोटिवेटेड सेलर को ढूंढना। कैसे पता चलेगा? हाँ। अभी तो आपने देखा ही नहीं, आपका किसी दोस्त ने कहा यहाँ भाई मैंने घर लिया तुम भी ले लो, और आप जाके ले रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं चला। एग्रीड, ऐसे ही होता है, क्या ऐसे ही होता है, सही कह रहे हो आप। तो जब मैं सोचिए 10 दिखाऊंगा 20 दिखाऊंगा 30, मुझे मान लीजिए नोएडा में ढूंढना है, मैं 30 प्रॉपर्टी देखते देखते तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा कौन महंगा दे रहा है कौन सस्ता दे रहा है। अच्छा, क्या हर एजेंट मुझे जाके बताएगा इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा? कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जहां आप जीवन भर की पूंजी लगाएंगे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, क्या वहां आपको समय नहीं देना चाहिए? और अभी पैसा नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? वही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। एक दिन आपका, मुझे देखते देखते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगा ये डील यदि मैं करूंगा, इसमें तो मैं 1 साल में, तो लोगों को वीडियो में नहीं बोलता हूँ इतना ज़्यादा, मैं वो नहीं कहता हूँ कि भाई 1 साल में 5 गुना हो जाए। कई लोग कहते हैं, आजकल मैं सुना भी हूँ 5 साल में 5 गुना हो जाए। भैया ये भ्रम में मत रहना, प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, वो रेयर होता है। तो हम उस रेयर को नहीं मानते हैं जी ये हमेशा होगा। वो तो सट्टा है, सट्टे की तरह है। ठीक है, क्योंकि हाँ, आप ये सोचो कि साल में नहीं 5 साल में लेकिन डबल हो सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। हाँ, 10 साल में वो 5 गुना हो सकता है, 20 साल में 50 गुना भी हो सकता है। जितना आप प्रॉपर्टी में समय देंगे उतना होगा। तो देखते देखते मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि पहला जो आप कह रहे हैं, पहला मैं 3.5 एकड़ जमीन लिया था, करीब करीब वो 7-1 करोड़ रुपए का आता है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया था क्योंकि मैं तब तक बेच रहा था ना दूसरे के लिए, मेरे पास कुछ पैसा आ गया था, लेकिन इतना नहीं था। और आपको मैं बताऊं कि 4.5 करोड़ रुपए उसमें मुझे इन्वेस्टर मिल गए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और जब कॉन्फिडेंस आया तो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते। अपॉर्चुनिटी दिखी आपको, हाँ। और सामने वाले ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप में जो सबसे बड़ा जो माइंडसेट जो शिफ्ट हुआ वो हुआ कॉन्फिडेंस का, नॉलेज का। मुझे पता चल गया कि ये मैं 3.5 एकड़ लूंगा, इसको डेवलप करूंगा, इसको बेचूंगा, तो 2 से 3 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा। और 2-3 साल में कहीं पैसा डबल नहीं होता है। ठीक है, मुझे तो पता चल गया 1 ही साल में, लेकिन मैं अगले को, जो लोग मेरे साथ जुड़े उन लोगों को मैं बोला कि 2 से 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लोग मिल गए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ पैसा नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, और लोगों को लगता है डेवलपर बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, असंभव है। ऐसा नहीं है। यदि आप ठान लेंगे तो वो कहते हैं ना, जो पूरी कायनात उस पर आपको मदद करने लग जाता है। तो जब आप कोचिंग में देखते हो तो पहली बात तो मुझे समझ में आ गई, माइंडसेट जब शिफ्ट करना है तो उससे पहले नॉलेज चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होगा कि लोग शायद इतना पढ़ते ही नहीं हैं या इतना विजिट ही नहीं करते हैं। उनको लगता है मैं 2-4 जगह गया, मेरी बात नहीं बनी, तो घर बैठ जाते होंगे। तो कोचिंग में आप, मुझे लगता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, माइंडसेट शिफ्टिंग पे वर्क करते हैं, राइट? मैं आपको बताऊं, मैं एक प्रोग्राम लेता हूं 3 दिनों का, जो पहला स्टार्ट होता है उसको कहते हैं रियल एस्टेट लॉन्च पैड। रियल एस्टेट लॉन्च पैड। उसमें 3 दिन में पहला दिन मैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की कोई बात नहीं करता हूँ। ओके। पहला पूरा दिन 2 घंटे का क्लास मेरा टोटली माइंडसेट पे होता है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यदि आपका दिमाग एक्सेप्ट एक बार कर लिया कि हाँ यार ये काम ऐसा है जो मुझे करोड़पति बना देगा, ये काम मुझे वेल्दी बना देगा, ये काम मुझे फाइनेंशियली फ्री कर देगा, अगला मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, मेरे बच्चों के लाइफ को सिक्योर कर देगा, फिर आप करोगे। हमारा माइंड हमेशा पेन हटाना चाहता है, प्लेजर लेना चाहता है, हमेशा वो रिवार्ड के लिए काम करता है। जब तक उसको ये नहीं हम बताएंगे ना क्यों करना है, तब तक लोग करते नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। फिर जब रियल एस्टेट पे बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इस पे और जानकारी चाहिए। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हम जैसे लोगों का, जिनका फोकस अपने बिजनेस पे है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो अलग अलग चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन इसी टाइम पर हमारे पास अलग अलग तरह की जिम्मेदारी हैं। हमें घर भी लेना हो सकता है, हमें अपने बच्चे का अभी जो उसका हाई स्कूल के बाद जो पैसा लगना है उसके एजुकेशन पे, तो वो भी लगना हो सकता है। इस टाइम पे हम फंस जाते हैं, पहली बात तो, कि अपने खुद के घर के लिए जाएं या इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। इन्वेस्टमेंट चाहे मैं शेयर्स में करूं, चाहे मैं म्यूचुअल फंड में करूं, चाहे मैं रियल एस्टेट में करूं। जबकि मैं जब आप लोगों को सुनता हूं, आप लोग तो कह देते हैं कि करना चाहिए रियल एस्टेट में। मेरे लिए शायद जो मेरा ऑडियंस भी है वो शायद वो महीने के 10,000 रुपये निकाल लेगा, लेकिन 10 लाख रुपए निकालना, तो बड़े सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो क्या करना चाहिए?
बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, घड़ा तो बूंद बूंद से भरता है, ठीक है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। और आपने इस बीच में पूछा कि क्या मुझे पहला घर लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने पहला घर दिल्ली में 150 गज का ले लिया था। अच्छा, दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर 2003 में, ठीक है। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ ने कहा, भाई 25 गज तो कम से कम ले लो, घर तो होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा जोश आ गया। और हमने कहा 25 गज क्यों, 150 गज। 150 गज यहाँ समझते होंगे, एक गज 9 स्क्वायर फीट का सीधा होता 6 है, गुना। ठीक है। गलत डिसीजन था। ओके। क्यों गलत था? लेना भी था तो मैं उस समय में 50 गज का ले सकता था। वाइफ हस्बैंड के लिए एक 1 BHK सफिशियंट है। क्योंकि हाँ, यदि मेरे पास पहले से पिताजी का बहुत पैसा होता, मैं सेल्फ मेड नहीं होता, तो बड़ा ले लो भाई, 3 BHK ले लो। लेकिन उस समय में मुझे 1 BHK की जरूरत था, हमने 3 BHK लिया। और वो 5 लाख में मिल सकता था उस समय, और हमने 15 लाख लगा दिया, 14 से 15 लाख लगे। वो 10 लाख रुपए का मुझे इन्वेस्ट करना था। यदि नहीं है पैसा आपके पास, एकदम थोड़ा सा पैसा है, तो आप पहले इन्वेस्ट करो। वो भी नहीं है तो मैं कहूँगा पहले बचत करो। और बचत नहीं हो रही है, मान लो मैं कमाई रहा हूँ 50,000, 1 लाख, मुझे कुछ नहीं बचत हो रहा है, तो आप इनकम को बढ़ाओ। हाँ, मैं बिल्कुल बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, कि अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो इनकम बढ़ा कर या पैसा कमा सकते हो, और बचा के नहीं कमा सकते। तो आप इनकम को बढ़ाओ। हाँ। और जब बढ़ जाए इनकम, तो जो भी आप कमा रहे हैं, हमें भी पता नहीं था, मैं भी एक्चुअली पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, मनी का, तो मेरा भी स्पेंडर कैटेगरी। अच्छा, मनी का पर्सनालिटी होता है? हाँ, नहीं, ये होता है, ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं स्पेंडर, दूसरे होते हैं सेवर। ओके। तो स्पेंडर लोग जो होते हैं खर्चीले होते हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हम लोग भी ऐसे थे, जब 10,000 कमा रहे थे तो सोचे अच्छा 50,000 कमाएंगे ना, तब बचत करेंगे। जब 50 कमाने लगे तो सोचे 1 लाख कमाएंगे, 1 लाख पे 5 लाख बचत होता है, उसी स्पीड से आप खर्च भी करते हैं। ठीक है। उसी हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है, क्योंकि आदत तो वही है, बचत करने की है नहीं। दूसरे कैटेगरी के लोग सेवर होते हैं। जो सेवर होते हैं ना, वो कंजूस होने लग जाते हैं। वो बेसिक नीड के अलावा कुछ करते नहीं है। लाइफ से अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। जैसे आपकी पर्सनैलिटी भी है, मुझे जो देख करके लग रहा, हालांकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, फिर भी जो आपकी पर्सनैलिटी मुझे लग रहा, आप कहेंगे खुद, वो भी स्पेंडर कैटेगरी का है। नहीं, मैं बचत सेवर वाला हूँ सर। सेवर वाला है। हाँ, चलिए, क्योंकि तो मेरा अच्छा, कपड़ा कभी खराब नहीं होता। अच्छा, इसलिए मेरा मतलब 15-16 साल तक मेरा कपड़ा चलता है। हाँ, हाँ, मेरी कोई चीज़ खराब नहीं होती। ये जो खर्चीले लोग होते हैं ना, स्पेंडर वाले, वो मैं क्या बोला, वो कपड़े अच्छे पहनेंगे, ठीक है, दिखने में अच्छे रहेंगे। और जो सेवर वाले ना, क्या होगा यार, वो चल जाएगा ना, ठीक है, मतलब वो चमक दमक में भरोसा नहीं करता, तो वो बचत करता है पैसा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप स्पेंडर हैं तो आपको बचत करना, कम से कम 10 to 20% तो आपको सेविंग करना चाहिए। अब बात आया, जब हमने बचत कर लिया, उसको कहाँ एक्सपेंस करें, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंड नहीं, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ जो मैं रियल एस्टेट सिखा रहा हूँ तो सारा पैसा आप रियल एस्टेट में डालो। आप बकेट बना लो ना, उसमें थोड़ा पैसा आपको स्टॉक में भी, लेकिन स्टॉक में आपको सीखना पड़ता है, नहीं तो कैसे पता चले। यदि दूसरे के सलाह पे चल रहे हो, ये खरीदो ये बेचो, तो बस पता चला कि आपका। सर, स्टॉक को लेके एक बात बहुत क्लियर है। रियल एस्टेट के अंदर ना चीज़ें, मतलब आप रियल एस्टेट के बैठे उससे नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने नज़दीक से समझा है, रियल एस्टेट में चीज़ें ये पता है कि ये बिल्डिंग है, क्लीन है, पेपर सही है, यहाँ ये दाम है, बात खत्म। और तुम्हारी पॉकेट अलाउ करते तो लो, नहीं तो। शेयर में समस्या किस बात की, जो सिखाने वाले हैं वो खुद लॉस में है, ठीक है। अच्छा, वो सिखाते अच्छा, कोई शेयर वाला उठा के देख लो, क्योंकि मैं तो बहुत नज़दीकी से काम करता हूँ, देखता हूँ उनके साथ, क्योंकि माइंडसेट पे काम करना। तो चार्ट तो सिखा रहे हैं, लेकिन चार्ट सीखने से अगर पैसा आता तो कोई भी व्यक्ति लॉस में नहीं होता। वही नहीं, मेरा तो जो अनुभव रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को बुराई नहीं। देखिए, लोग शेयर से भी पैसे कमाते होंगे, बिल्कुल कमाते हैं, मैं नहीं कमा पाया इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, चलो शेयर भी नहीं, म्यूचुअल फंड में वहाँ रिस्क कम है, क्योंकि आपके बिहाफ में कोई और करता है। और 500 रुपये से, मैं बचत की अभी बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात, 500 रुपये भी महीने का आप बचत कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप बचत की आदत डालो, क्योंकि 500 रुपये में कोई कहेगा कि मेरा प्रॉपर्टी तो नहीं आ सकता है। नहीं, बहुत कुछ आता है 500 रुपये से। लेकिन मैं जब 2003 के आसपास जब जॉब करता था तो मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। मेरी शायद तनख्वाह 5,500-6,000 थी, उन्होंने मेरा 500 रुपये का आरडी अकाउंट खोल दिया था। अच्छा, जो खर्चा मेरा 6,000 में चलता वो 5,500 में चलता और चला। और वो मुझे तब काम आया जब मैंने जब जॉब छोड़ा, तब मैं कहीं फंसा। 5-10 हज़ार 20 हज़ार वही जमा हो गया होगा। वो मेरे ख्याल 35-40 हज़ार रुपये था, वो काम आया। तो बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, तो ये बचत करने की आदत डालिए, और मैक्सिमम पैसा 60 to 80% मैं कहूँगा कि आपका रियल एस्टेट में होना चाहिए। ठीक है, कुछ हाई रिस्क वाला एसेट्स है, जैसे स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, या क्रिप्टो आज के डेट में है, तो उसमें भी थोड़ा डालो। रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा नहीं डगमगाता है, थोड़े दिन के लिए। यदि आपने गलती से थोड़ा हाई प्राइस में खरीद लिया, इसलिए तो मैं कहता हूँ खरीदने से पहले आप पता करो, देखो, ड्यू डिलिजेंस करो, जिससे कि आप एक बेहतर बाई कर सको। और जब आप बेहतर बाई करेंगे तो धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करना। ये सोच रहा है 1 साल में मुझे एक प्रॉपर्टी लेना, शुरू में ये गोल बनाइए, चाहे छोटा ही लेंगे, चाहे 5 लाख का ही लेंगे, 10 लाख का ही लेंगे। क्या मिलता है? खोजने से क्या नहीं, भगवान मिल जाता है। आप ये कहना चाहते हो कि मिलता है? हाँ, क्यों नहीं मिलता है? मैं कह रहा हूँ छोटा से स्टार्ट करिए। चाहे आप अभी 3 BHK नहीं ले पा रहे हैं, एक 1 BHK का करीब हर शहर में 20-25 लाख रुपए मिल जाता है। 1 BHK का ही आप एक अपार्टमेंट लीजिए, और शुरू में आप हो सकते ऐसा प्रॉपर्टी लीजिए जो कल को आपको रेंट भी दे। या मैं तो रेंट पे भी शुरू में नहीं कहता हूँ, जब तक आपके पास अच्छा खासा पैसा ना हो। क्योंकि मान लीजिए आप 25 लाख का प्रॉपर्टी लिए और उसमें रेंट आपको 1-2% आएगा, साल का 2-3% आएगा, तो कितना मिल जाएगा? तो लेकिन उसको यदि आप अभी घुमाएंगे, यानी खरीदेंगे, थोड़े दिन में प्रॉफिट लेके बेचेंगे, तो प्रॉफिट, मान लीजिए यदि आपने एक बनते समय कोई प्रॉपर्टी ले लिया 25 लाख का, और सब सारा पैसा तो देना भी नहीं पड़ता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 25 लाख देना नहीं, आप 5 लाख रुपए में वो 25 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 20 लाख रुपए आप बैंक से लोन ले लिए, थोड़े दिन के अंदर आप बैंक को भी चुका सकते हैं और उस प्रॉपर्टी से एग्जिट भी कर सकते हैं 2-3 साल के बाद। और तब तक यदि आपको 40-50% भी अप्रिसिएशन मिल गया, तो अभी आपके पास पूंजी 10 लाख था और 50% रिटर्न लेके बाहर आए तो 15 लाख हो गया ना। अब 15 लाख इन्वेस्ट करिए, या आपकी नौकरी या जॉब अच्छा चल रहा है तो दूसरी प्रॉपर्टी तब तक ले लीजिए, तीसरी ले लीजिए। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे आप वेल्दी हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के पहला आपका प्रॉपर्टी जो अगर ले रहे हो और आपके पास उतना सेविंग नहीं है, तो आपको पहला इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, उतना पैसा आप जोड़ लो। और दूसरा, अगर जोड़ लेते तो आपको रेंटल ईड में नहीं जाना चाहिए, आपको उसको रोटेशन में आपको लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, रेंटल में लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हाँ, इसलिए जो मान लीजिए आपने एक 50 लाख 1 करोड़ की एक फ्लैट ले लिया, तो नॉर्मली भारत में 2-3% ही रेंटल है रेजिडेंशियल में। कमर्शियल आप लेंगे तो 5-6% है। ठीक है। अब ये दुबई का अलग कॉन्सेप्ट है, बाहर का जो लोग बात करते हैं, अमेरिका में अलग, वहाँ रेंटल यील्ड ज़्यादा है, 1% के आसपास है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ जब नहीं है तो शुरू में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब दिन, यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और 10 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और एक एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ का यदि आपको सालाना 6% भी आ रहा है, 6 लाख रुपए आ रहा है, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए आ रहा है, तो महीने के 5 लाख हो रहा है। 5 लाख में हो सकता है आपका पैसिव इनकम ठीक ठाक है, तो आपको वो काम करना है। शुरू में यदि आपके पास 50 लाख ही है तो 1 करोड़ ही है, तो अभी वो आपको साल में 5-6 लाख देगा, महीने का मान लीजिए 25,000 30,000 देगा, उसमें आपका सारा काम कुछ नहीं चल पाएगा। तो इसलिए 1 साल 2 साल 5 साल आप ये टारगेट रखो कि अगले 5 साल में मुझे 10 प्रॉपर्टी बना लूँगी। अब मुझे ना कुछ चीज़ें और क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पे कोचिंग की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि सारा गेम माइंडसेट का है। मैंने एक प्रॉपर्टी ली, अब प्रॉपर्टी पे मुझे एक रेंटल इनकम आ रही है, मान लेते हैं एक 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है जिसमें मेरे को 15,000 का 20,000 का एक रेंटल इनकम आ रहा है। अब क्योंकि मैंने और कोई प्रॉपर्टी कभी ली नहीं, एक्सपोजर मेरे पास है नहीं और कोचिंग मैंने ली नहीं, तो मेरा डर है कहीं मैंने इसको बेच दिया तो और महंगा मिलेगा, ये मिलेगा नहीं और ये किराया भी हाथ से जाएगा। तो वहाँ लगती है माइंडसेट शिफ्टिंग। वहाँ ये ग्रुप या जो एसोसिएशन जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। वो क्लब क्या है, क्लब कैसे काम करता है, उसका पर्पज़ क्या है? ये समझ में आ गया कि ऐसे किसी ना किसी एसोसिएशन की वजह से मेरा माइंडसेट शिफ्ट होगा और मैं उस रोटेशन में आऊँगा और जिससे मेरा वेल्थ क्रिएशन शुरू होगा। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। 2012 में जब मेरा लॉस हुआ तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक इनकम होना चाहिए रेंटल। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी तो समझ गया, प्रॉपर्टी में पैसे बढ़ते हैं,
तो मैंने कहा चलो एक रेंट के लिए बनाता हूँ। तो मैंने यहीं पे दिल्ली में उसी संत नगर में फिर एक ज़मीन लिया 35 लाख रुपए की, अच्छा। और उसमें 5 फ्लोर बनाया, G+ ग्राउंड पे एक फ्लैट 1 BHK और ऊपर 2 2 BHK का। अच्छा। तो हमने 5 बना दिया किराए के लिए। जिसमें मैं रहता था उसमें भी 2 रूम ऊपर में था टेरिस पे, ठीक है। तो उस पर भी मुझे 10-1 हज़ार रुपये रेंट मिलता था। तो हमने सोचा कि 10,000 इधर थे, उधर थे 40-50, 8-10 हज़ार में वो 2 BHK लगता, 8,000 10,000 कोई इस तरह से लगता था। 50-60 हज़ार आ गया, घर का राशन तो कम से कम चलेगा। बूढ़े समय में भी जब मैं रांची शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी लैंड में ज़्यादा है, ठीक है। तो जब मैं रांची आ गया, शुरू में तो मैं सारा किराए पे चढ़ा रखा था। कोविड जब आया तो कोविड में मैंने देखा कि रेंटर लगना मुश्किल, कभी आ रहा है जा रहा है, और मैं रांची शिफ्ट हो गया हूँ। मुझे लगा कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो 20 लाख रुपए का करीब एक वो फ्लोर बिका। तो करीब 80 लाख रुपए में मैंने एक उसमें बचा हुआ है, 80 लाख में वो बेचा। और जिस फ्लैट में मैं रहता था एक्चुअल में 1,05,10 लाख रुपए उसकी वैल्यू था, 150 गज वाली, उसको भी करीब 85 में बेच दिया। यही मोटिवेटेड सेलर, मैं तब मोटिवेटेड सेलर था। अच्छा, आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है लेने के लिए और आपको उसको हाँ, लेना है, हाँ, इसलिए आपने उसको थोड़ा तो सा मैंने कम दाम में बेच कम दिया। में बेचा, 20-1 लाख रुपए कम में बेच दिया, और सारे ये रेंट वाला प्रॉपर्टी मैंने खाली कर दिया। मैं खुद भी वही किया, और वहाँ जाके मैं लैंड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ 20-25% मिनिमम हर साल मुझे उसमें इंक्रीजमेंट दिख रही है। और यहाँ रेंटल यील्ड मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा। क्या मैं रेंटल क्रिएट नहीं करूँगा? करूँगा। हो सकता है अगला 5 साल के बाद कोई एक पूरी बिल्डिंग कमर्शियल बनाऊंगा, पूरे रेंट पे डाल दूंगा। अभी मैं रेंट 50,000 रुपये कमा रहा था, या 80,000 दोनों मिला करके, तो 80,000 रुपये कमा रहा था, तब मैं शायद 20 लाख रुपए रेंट कमाऊंगा। ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तब ऐसा ज़मीन बनाइए और बिल्डिंग बना दी और रेंट आउट कर दी। कम पैसा है तो शुरू में रेंटल में नहीं जाना चाहिए। और आपने जो क्लब बनाया उसका जी। इंस्पिरेशन कहाँ से आया, और क्या एग्जैक्टली क्या होगा? मतलब मान लें मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं रियल एस्टेट में नहीं हूँ, तो व्हाई शुड आई ज्वाइन? क्या फायदा देखिए, होगा? मैं BNI में मेंबर हूँ, ओके। वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। BNI सुने हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो BNI है क्या, बिजनेसमैन लोगों का नेटवर्क है, ग्रुप। ठीक है। तो मुझे लगा कि क्यों ना रियल एस्टेट में मैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म दूं जहां रियल एस्टेट के लोग हों। तो सेम कॉपी तो नहीं है, क्योंकि इंडियन लोग कॉपी कैट हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा रहा कि सीधे कॉपी नहीं करना चाहिए, आइडिया लीजिए उसमें, इंस्पिरेशन हाँ, बोलते हैं। इंस्पिरेशन हाँ, लीजिए, हाँ। लेकिन उसको सीधे कॉपी नहीं करना चाहिए। तो सीधे मैं कॉपी तो नहीं किया, क्योंकि सेम फॉर्मेट नहीं है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, 5 साल से मेंबर भी हूँ, 6 साल से, तो मुझे पूरा पता है ये अलग तरह का है। पर इंस्पिरेशन एक क्लब होना चाहिए रियल एस्टेट वालों के लिए भी। इस क्लब में, क्योंकि मैं एक कोच हूँ, तो मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। दूसरा, आपस में मेंबर नेटवर्किंग करते हैं। क्लब का मतलब ये नेटवर्किंग। मान लीजिए दिल्ली में लोग जुड़े हुए, बहुत सारे लोग दिल्ली में भी हमारे क्लब में हैं, तो वो लोग एक दूसरे, कोई उसमें सेलर है, कोई बायर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई फ्रेशर है, तो लोग एक टीम बना करके जो एस्पिरेशनल रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, उनके लिए नहीं, जो एजेंट भी है उनके लिए भी तो प्लेटफॉर्म है ना, वही कस्टमर कुल मिला के मिलता है। जिसने रियल एस्टेट के उस दायरे में काम करना, चाहे वो एजेंट है, ब्रोकर है, चाहे या वो इन्वेस्टर है, या या वो फ्रेशर डेवलपर है, या डेवलपर है, सबके लिए है प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही बेचूंगा, ऐसा ही नहीं मैं ही सिखाऊंगा, और लोग भी एक्सपर्ट को लेके आते हैं, वो भी सिखाते हैं उस क्लब में। तो ये एक ऐसा ग्रुप हम बनाने में लगे हुए हैं जिसमें जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को हेल्प करें, ग्रो करने में, बिजनेस बढ़ाने में, और लर्निंग करने में। परफेक्ट। मुझे एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात लगती है ना, जो अभी जो यूथ आ भी रहा है, और जिस मेरे पेरेंट्स भी प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं, वो बैंक में काम कर चुके हैं, तो उनको नॉलेज है जी। लेकिन जो नई जनरेशन, जैसे मान लो मुझसे आप पूछोगे तो मुझे शायद प्रॉपर्टी की उतनी नॉलेज नहीं है, और फिर कुछ ऐसे न्यूज़ भी आ जाती हैं, तो न्यू बायर को ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए? इनफैक्ट मेरा इसका थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन आपसे, एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, ऐसे सच में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में भी नहीं आ पाती हैं, वो सिर्फ आपको पता होती हैं? अगर आपको रिवील करना चाहे कि हाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है या ऐसी गलती हो जाती है, क्या करना चाहिए? देखिए, जब लोग जमीन खरीदते हैं, दो काम मैं कर रहा हूँ, इस पे ज़्यादा मैं बात करूँगा। मैं ज़मीन भी बेचता हूँ और फ्लैट भी बेचता हूँ, इस दोनों पे मैं बता सकता हूँ। तो बात तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी की बात करता हूँ। जब ज़मीन खरीदते हैं लोग,
अप्रिशिएट बहुत बढ़िया ज़मीन में होता है, पर लोग ठगे जाते हैं इसलिए कि कई बार ज़मीन में रजिस्ट्री नहीं होता, बेचने वाला राइट ऑनर नहीं है, या उसके पास राइट नहीं है, या डिस्प्यूट है, फैमिली का डिस्प्यूट है, वो उत्तराधिकारी नहीं है, या उसने किसी से खरीदा, पीछे उसका प्रॉब्लम है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ डीड आपके नाम पे, मतलब उसने बेचने वाला आपसे पैसा ले लिया, अब रजिस्ट्री नहीं कर रहा, अब रजिस्ट्री कर भी दिया कई बार, उसके बाद फिर म्यूटेशन होता है, उसको दाखिल खारिज हमारे यहाँ कहते हैं जी। तो हर स्टेट में कुछ अलग नाम से नामांतरण होता है। हाँ, नामांतरण, जिसमें कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के खाते में वो प्रॉपर्टी अब आपके नाम, मेरे नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर, वो नहीं होता है। तीसरा दिक्कत क्या होता है कि जब हम पोजीशन लेने जाते हैं एक्चुअल में, जो साइट है, लोकेशन है, तब 2 आदमी नया आ जाता, जी ये तो मेरा था, इसको आपको गलत लिख दिया, गलत भेज दिया। ये सब एक्चुअल में चैलेंज है, या ले लिए अब बढ़ नहीं रहा, हमने हायर वैल्यू में बेच लिया, हमें किसी ने ड्रीम दिखा दिया, जी यहाँ तो 5 स्टार होटल आने वाला है, ये होने वाला है, कई लोकेशन में अभी बहुत होता है, स्कैम कहूँगा मैं तो, स्कैमस्टर्स हैं। और कई लोग MLM वाले स्कीम में भी फंसते हैं, जमीन में भी, वो मेंबरशिप के लालच में लिए और वो दिए जा रहे हैं, उस कंपनी को भी जमीन नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कई केस में होता है। ये सब जगह लोग चीटेड फील करते हैं, तो लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस करना, ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार बेच रहा है, मेरा भाई बेच रहा है, मेरा दोस्त बेच रहा है। कई कस्टमर मेरे पास आए जिनका ये सब अनुभव था कि अब किसी ने दिलाया, वो 5 साल में पैसा दे रहा है, वापस ले रहा है, कई लोगों को तो वापस नहीं करता है, तो वो केस कर रहा है। हर आदमी को इतना टाइम कहाँ है, तो आप ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करिए, जांच पड़ताल करिए, लोकेशन पे जाके पता करिए, जो ज़मीन बेच रहा है अगल बगल वाले से पूछिए कौन रियल ऑनर है। कई बार गलत भी होता है, कई बेचने वाले से दूसरे को झगड़ा है तो कहेगा उसका नहीं है, लीगल ओपिनियन लीजिए। कोई राइट जो पर्सन है, वो तहसील जो है, हमारे यहाँ CO ऑफिस होता है जो इसका देखते हैं, सर्कल ऑफिसर कहते हैं, हर ब्लॉक में होता है, या कोई एडवोकेट को। अच्छा, ये भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ना अभी मेरे फीड पे एक ऐड आया, वो लड़की बोल रही है कि आप अपने पूरे जीवन का धन लगा रहे हो तो पहले हमसे पेपर चेक करा लो। मैंने कहा ये भी क्या नया बिजनेस निकाला है, 2100 रुपये में अपना पूरा पेपर चेक कराओ। ये बढ़िया। तो आप जो है किसी एक्सपर्ट को पकड़िए, उसको थोड़ा, कई लोग कहते हैं वो पैसे लेंगे, वो पैसे तो लेंगे भाई, लेकिन आप 50 लाख रुपए डाल रहे हो, इंश्योरेंस है वो, तो 2-4-5 हज़ार रुपए और खर्चा करो ना, आपका ये माइंडसेट का इशू है। वहाँ जाके देखिए, वहाँ कुछ काम करा के उसको एडवांस दीजिए, कहिए मैं चलो 50,000 दे रहा हूँ, 50 लाख में आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अभी यहाँ पे मुझे बाउंड्री करने दो। लैंड लेने समय में आप वहाँ जाएंगे, थोड़ा JCB चलाएंगे, कुछ काम करेंगे, बाउंड्री देंगे, झगड़ा करने वाले आ जाएंगे, पता चल जाएगा। अभी तो 50,000 ही गया ना, 50 लाख नहीं गया है। तो इस तरह से यदि आप कुछ करेंगे तो होगा। सेम चीज़ है, बिल्डर से यदि कोई फ्लैट बनते हुए ले रहे हैं तो उसका क्या है, यदि बन भी गया है तो जो प्रॉमिस किया था, जो मैं स्विमिंग पूल दूंगा, क्लब दूंगा, वो सब बना कि नहीं, या जिन्होंने लिया उनका रजिस्ट्री हो रहा है कि नहीं, मोटेशन हो रहा है कि नहीं। आपके हिसाब से फ्लैट में करना चाहिए या प्लॉट में करना चाहिए? दोनों चीज़ है। अच्छा, कम पैसा है, शुरू करना है तो मुझे लगता है ज़मीन लेना चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन में एप्रिसिएशन ज़्यादा मिल सकता है, फ्लैट में भी होता है, पर वही कब, समय, टाइमिंग बहुत महत्व है, लोकेशन महत्व है। यदि यहीं पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ 10 साल पहले जिन्होंने लिया होगा इस बिल्डिंग को बनते हुए, तो बहुत सस्ते में लिया 10 साल मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ था, जब मैंने रेंट का मकान लेना था, तो मुझे एक ऑफर किया गया था कि भैया आप खरीद लो। मैंने कहा शहर नया है, मैं जानता नहीं हूँ, समझ तो लें। और 1 साल के अंदर बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? मतलब मेरे ख्याल 22-23% बढ़ चुका है 1 साल के अंदर। देखिए 20-25% आइडियली ठीक है। लोग कहते हैं इतना बात करते हैं, शेयर वाले, म्यूचुअल फंड वाले 10-12%। मेरा तो अनुभव देखिए पिछले 15-20 वर्षों में वो 20-25% ठीक प्रॉपर्टी आपने लिया, कहीं नहीं गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखें। मुझे तो किसी एक मिलने वाले बड़ी अच्छी बात बोली कि विकास, अगर तू एक दिन लेट कर रहा है ना तो 100 रुपये स्क्वायर फीट रेट बढ़ रहा है, अगले दिन वेट करेगा 200। इसलिए देखिए प्रॉपर्टी लेते समय ना कभी भी डिले, यदि पसंद आ गया, जगह पसंद आ गया, चीज़ पसंद आ गया तो लीजिए इमीडिएट। जब बेचना हो तो जितना डिले कर सकते हैं उतना कहिए कल बेचेंगे। सर एक बात बताओ, मतलब एज अ लेमैन पूछ रहा हूँ, इतने सारे मॉल बन रहे हैं जी, अधिकतर खाली है, तो मैं कहाँ बोला कमर्शियल लीजिए, अभी तक मैं बोला कमर्शियल। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, फिर बनते क्यों हैं? मेरा सवाल ये, इतने बनाते क्यों हैं? बनाने वाले भी हो सकता दूसरे को देख करके बनाते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे समझ, जिस एरिया में हम बैठे हैं यहाँ से वो निकले हैं, लाइन सर मॉल है। देखिए वही मैंने कहा
कि 2 वजह से बनाते हैं। एक तो बहुत सारा प्रॉपर्टी में, मुझे ऑन कैमरा नहीं कहना चाहिए, अंदर का बहुत पैसा लगा। अंदर का पैसा मतलब ब्लैक एंड वाइट का भी खेल होता है। पैसा बहुत है लोगों के पास, घर में रखा हुआ है, रेट पड़ेंगे तो लोग प्रॉपर्टी में चलो खपत कर देते हैं, कुछ ऐसे भी पैसे होते हैं। दूसरा, जो बिल्डर है शायद उन्होंने सर्वे ठीक से नहीं किया होगा कि यहाँ कितने रिहाइश है। नॉर्मली देखिए 80% रिहाइश होना चाहिए, 20% कमर्शियल होना चाहिए, लेकिन पता चला कि अभी तो 20% रिहाइश है, लोग अभी 20% बसे हैं और 80% बन गया कमर्शियल, तो खाली ही रहे, बनने जा रहा है लगातार। ठीक है, यही ये भी होता है। तो जरूर कहीं ना कहीं, इसलिए बड़ी कंपनी जब आती है, आप मैकडोनाल्ड का कहीं लेने जाएंगे तो ऐसे नहीं खोल देते हैं, वो लोग सर्वे करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या पोटेंशियल, कितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये, हाँ, पर छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटी है मॉल का अभी। अच्छा, टियर 3 सिटी में, टियर 1 में तो दिल्ली बॉम्बे में तो बड़ा कंपटीशन, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। 2 में भी, जैसे मैं रांची में हूँ, पटना में हूँ, अहमदाबाद में, वहाँ भी, लेकिन अभी टियर 3 में मॉल कॉन्सेप्ट उतना नहीं आया है। वहाँ आप मॉल खोलते हैं, 1-2 मल्टीप्लेक्स खोलते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी वहाँ है। डिपेंड है फर्स्ट मूवर है कि लास्ट मूवर। 5 आपके शहर में कैपेसिटी है, 5 पहले से बना है, और उसमें थोड़ा क्या होता है ना, यदि मॉल बहुत हिट नहीं हुआ तो जैसे एक नया प्रॉपर्टी बनता हो तो नया आपसे बढ़िया बनाएगा, आपसे अच्छा आर्किटेक्ट को लेकर के आएगा, तो डेफिनेटली नए ट्रैफिक वो लेके जाएगा। जब ट्रैफिक उधर चला गया दूसरे मॉल में, तो सारा दुकान जो आपके यहाँ लगा भी है ना, वो भी किराया छोड़ करके वहाँ चला जाए। और देखा है मैंने, मेरे शहर में एक मॉल चलता हुआ बंद हुआ है, मतलब तो शहर का पहला मॉल चला, तो बंद हुआ। इसलिए मैं लोगों को शुरू में या तो जमीन या या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए बोलता हूँ, अपार्टमेंट। क्योंकि ये नीड है। लोग पैसा कमाते, हर कोई तो मेरे से सीख नहीं रहा है, तो वो सबसे पहले क्या लेगा, घर लेगा। तो लोग घर लेते हैं, दुकान बाद में, लोग इन्वेस्ट, दुकान कौन लेते, इन्वेस्टमेंट वाले लोग। आपके हिसाब से जो एज अ डेवलपर जितने भी टायर 3 सिटीज़ हैं, या जैसे कई बार एस्पिरेशन में दिल्ली जाके ले लूँ, मैं राजस्थान से दिल्ली में लेके नहीं लेना चाहिए ना, अपने शहर में लेना चाहिए। नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, जब मेरा यहाँ घर है, मैं जहाँ घर हूँ, बगल वाला प्लॉट बिक रहा है और 4 गुना में बेच रहा है, वो भी मैं खरीदूंगा। अच्छा, ठीक है, मेरे घर के बाजू, घर के बगल वाला। आपको अपने शहर के आसपास ये देखना चाहिए कौन सा सिटी ग्रो हो रहा है, या हमारे शहर के अगल बगल में क्या डेवलप हो। कोई 7 या 5 जो आपको इजी हो आपके लिए, ऐसी सिटीज बताओ जो अभी अंडररेटेड है और इन पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, किसी एक शहर का तो करना तारीफ ठीक नहीं होगा, मैं उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिल्ली था, दिल्ली के बाजू में गुड़गांव एयरपोर्ट नज़दीक, ठीक है, सटा हुआ था, आईटी कंपनी आना शुरू हुआ, गुड़गांव बूम कर गया। अब आप सोचेंगे गुड़गांव में मैं 2 करोड़ का 2 BHK लूंगा तो वो क्या 20 करोड़ हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं लेना है। तो किसको लेना है? जिसको वहीं रहना है, जिसको वहीं ऑफिस है, उसके लिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट अभी ठीक नहीं। अब वहां से और दूर आप चले जाओ, मानेसर या और जो डेवलप हो रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट कम पैसे वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बिलियनियर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कह रहा हूँ। वही चीज अभी नोएडा में, नोएडा पहले बना, अब ग्रेटर नोएडा बन रहा है, नोएडा एक्सटेंशन, ये डेवलप हो गया। अब इसके और आगे क्या डेवलप हो रहा है? अभी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये सब जो बेल्ट होगा वो कल का है, जो ये 10 साल पहले था एक्सटेंशन, अब कल का 10 साल बाद वो जेवर एयरपोर्ट। उसी तरह से अभी अयोध्या में देखिए राम मंदिर बना, तो जो लोग बनने के साथ या उससे पहले जब प्रोसेस था वो लिए। जैसे अभी देखिए बुलेट ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, इसमें बहुत सारे गुजरात में छोटे छोटे से लोग सोच रहे हैं अहमदाबाद ही गुजरात में या धुलेरा ही, नहीं, उस बीच में जो शहर आ रहा होगा छोटा, वो सब का डेवलपमेंट होना। अभी तो धुलेरा भी काफ़ी, उस पर अभी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। वहाँ पे भी मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं 5-5 गुना, अभी समय लगेगा, बढ़ सकता है, पर समय मुझे लगता है अभी लगेगा। और जैसे बिहार में अभी मोदी जी के एम्स बना रहे हैं, वहाँ जस्ट अभी एयरपोर्ट 2 साल पहले शुरू हुआ है। ऐसे शहर में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जिस लोकेशन में हैं उस लोकेशन में देखिए, और उसके आसपास डेवलपिंग एरिया देखिए। और डेवलपिंग में ये देखना कि बड़ा क्या आ रहा है,
क्या कोई एयरपोर्ट आ रहा है, कोई एम्स आ रहा है, कोई हॉस्पिटल खुल रहा है, कोई हाईवे निकल रहा है, कोई रिंग रोड निकल रहा है। मैंने बताया जो 20 साल पहले वो रिंग रोड से सेट ऑफ हुआ था। रिंग रोड से संत नगर की दूरी 1 किलोमीटर है, अब तो मेट्रो सब हो गया, ठीक है। तो तो बूम कर प्लस गया। पॉइंट था ना, और इस तरफ हम लोग रह रहे थे, वो महंगा था, तो जहाँ सस्ता है लोग जाएंगे। ऐसा जगह आपको देखना है कि जो रीचेबल हो, जहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नज़दीक हो, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग जाएंगे बसेंगे तभी ना। क्या ऐसा आ रहा उस एरिया में? अभी देखिए मारुति उद्योग यहाँ सोनीपत वाले रोड में एक नई प्लांट लगा है। एक मारुति की फैक्ट्री में 10 से 20 हजार लोग कम से कम काम करते हैं। तो वहाँ जो लोग, अब तो शायद फैक्ट्री चालू, क्या तो जगह का नाम है, चालू हो गया है, वहाँ पे यदि कोई इन्वेस्ट किया होगा, जिस समय फैक्ट्री लग रहा था तब तक चारों तरफ खेत था, किसी को पता नहीं। लेकिन आप खबर तो पढ़ते हैं ना, अखबार तो पढ़ते हैं ना, मारुति उद्योग अपना नया प्लांट लगा रहा है, तो आप वहाँ लीजिए ना, उसे 1-2-4 किलोमीटर की दूरी पे। मुझे लगता है आपका फोकस चेंज हो जाएगा अगर आपने दिमाग में ये रख लिया ना कि मुझे एक प्रॉपर्टी साल में एक बार बनानी है, तो आप उस नज़रिए से अखबार भी पढ़ोगे आप। मैं यही कहता हूँ कि आप क्यों कहता हूँ देखने, पहले देखने जाओ ना, फिर आज जो देखेंगे। कई बार क्या हुआ विकास जी कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखा था रांची में, रिंग रोड नया बना था उस समय में, तो वो मुझे जमीन से बहुत गड्ढा लगा, 3.5 करोड़ रुपए एकड़। मैंने नहीं लिया, ठीक है, मुझे लगा नहीं ये बहुत गड्ढा है, पता नहीं क्या होगा, मुझे पसंद नहीं आया। 6 महीने के बाद मैंने देखा यहाँ प्लॉट बिक चुका है और वो डेवलप कर रहा है। 1 साल के बाद पूरा प्लॉट बेच दिया, 5 एकड़ था। मेरा बल मौन हुआ, यार मैंने छोड़ दिया ये प्रॉपर्टी, यहाँ सारा बिक गया, और आज पिछले 7-8 साल में वहाँ पे क्या भाव होगा अब बताइए जरा। 15 लाख रुपए डिसमिल, जो मुझे 3 लाख में मिल रहा था, मैं 7 में भी बेचता तो कस्टमर का भी डबल, ठीक है। 7 में भी नहीं, मैं 5 में बेचता, इतना मार्जिन नहीं रहता है जो मैं लूंगा और बेचूंगा, तो मैं 3 में लेके 5 लाख में भी जो खरीदता उसका भी 15 लाख रुपए, और वो जगह हमने सोचा था ये नहीं बिकेगा, नहीं लिया। तो जब आप देखते हैं तो कमी से भी, गलती से भी आप सीखते हैं। एक प्रॉपर्टी मुझे छोटा सा आधा एकड़ का था, करीब 50 डिसमिल का, धोनी MS धोनी जहाँ घर बनाया अभी फार्म हाउस, उनके घर से 100 मीटर के अंदर, मुझे देख के पसंद आ गया, मुझे लग गया था धोनी, और धोनी शिफ्ट नहीं हुआ, बन रहा था धोनी का घर, तो मुझे लग गया था भाई धोनी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है, उनके घर के बाजू में प्रॉपर्टी, और रिंग रोड पे बन रहा था। उससे पहले धोनी भी सिटी में रहते थे, अभी रिंग रोड पे उन्होंने, रिंग रोड जब बन रहा होता है ना, तो देखिए जो बड़े सोच वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक फ्री चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी मिल रहा था, और मैं पैसे मेरे पास उस समय थे नहीं, तो मैंने उसको बोला कि भाई 1 हफ्ता रुको, इंतजाम करता हूँ, तब तक प्रॉपर्टी बिक गई। कई बार हमने गलती की, अच्छी चीज़ आया, हम डिसीजन नहीं ले पाए, हमने देखा कि भाई रुका नहीं सौदा। आप जब आंख खोलोगे, देखोगे, लोकेशन समझ में आएगा, अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपके पास। आप मानते हो कि जिसे बोला जाता है कि जो जर भी आती है, यानी कि ज़मीन जो मिलती है आपको, वो किस्मत से मिलती है, ऐसा होता है? देखिए विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु कहते हैं, हम लिखते अपना भाग्य, पर समय बीत जब जाता है खुद का लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है, इसलिए नियत को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। गुरुदेव कहते हैं कि आपका भाग्य परमात्मा ने नहीं, आपके हाथों में वो कलम दिया है लिखने के लिए। क्या बात, ठीक है। वो फिल्म देखे होंगे ना दशरथ मांझी का, जी। क्या पता जो तुम भगवान के भरोसे हो और भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। एक बार एक कहानी मुझे याद आ रही है, उसको सुनाते हैं। उसको कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक कैरेक्टर बनाए थे, उसको उस पर बहुत कहानी सुनाते थे। बोले मुल्ला नसरुद्दीन रोज नमाज जाता था, पढ़ता था मस्जिद में, 8-10 साल हो गया, थक गया, नाराज हो गया, बोला या अल्लाह, ये 10 साल से मैं 5 टाइम का नमाज पढ़ रहा हूँ, तुम मेरा लॉटरी नहीं लगा रहे हो, कल से मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो कहते हैं आकाश से भविष्यवाणी हुई, बोला मुल्ला पहले तुम जो है लॉटरी का टिकट तो ले लो। सही बात है, तो कर्म तो करो। भगवान भी उसी का सहायक होता है जो पुरुषार्थ करते, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कुछ करते। हम ये सोच के बैठे रहेंगे जो भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, आप कुछ करो फिर भाग्य भी साथ देगा। बहुत बढ़िया सर, आपके साथ जब बात करते हैं, बैक स्टेज भी जो बात करते हैं, अभी भी आपने जब बात करी, रियल एस्टेट और स्पिरिचुअलिज्म 2 अलग अलग वर्टिकल्स हैं।
आप कैसे इसमें आए? और मैंने बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए, और मैं एक्चुअली में आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये इस आखिरी हमारे सवाल का जवाब हमें उस तरह मिले कि हमें भी मोटिवेशन मिले रियलिस्टिक, क्योंकि आपकी जर्नी ऐसा तो थे नहीं कि आप कुछ सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, तो आपने भी शुरू किया, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे होंगे। तो इस पूरे चैप्टर ने, स्पिरिचुअल चैप्टर ने कैसे आपको सपोर्ट किया, कैसे आपको प्रेरित किया कि आप आचार्य भी बन गए? जी, बहुत सुंदर। 2009 में हम्म, 2095 से मैं काम करना शुरू किया, 96 से बिजनेस शुरू किया। 4-5 साल शुरू का स्ट्रगल रहा, क्योंकि पिताजी ने पैसा नहीं दिया, बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, काम शुरू करते थे 1 साल में बंद हो जाता था, फिर शुरू करते थे फिर बंद होता था। 2000 के बाद मुझे सक्सेस मिलना शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है। 2000 से 9 तक, 4-5 तक बहुत पैसा हो गया, जितना हमने सोचा नहीं था। 9, 7, 8 के बाद बिजनेस थोड़ा सा नीचे आने लगा, या डिजायर बढ़ गया। कहने का मतलब, पहले सोचे थे घर हो जाए, कार हो जाए, बिजनेस हो जाए, बिहार से दिल्ली आए तो सब हो गया। अब क्या, खालीपन एक होने लगे, मिड लाइफ क्राइसिस। हमें तो यंग लाइफ में क्राइसिस आ गया, अब क्या करेंगे। तो मैंने एक राजनीति पार्टी ज्वाइन कर लिया, राजनीति करने लगा, ड्रीम जग गया सांसद बनने का। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास मैं दुखी रहने लगा, क्योंकि मैं सांसद नहीं बन रहा हूँ। गौतम, भगवान बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा ए भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूला हो। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, ठीक है। जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो है अशांत, मन है अशांत तो जो भी करो पाएगा दुख अनिवार्य। तो जो मिला है ना, उस पर हमारा ध्यान नहीं था। बहुत कुछ मिला था, परमात्मा ने बहुत ब्लेस्ड किया था, पर ये पता नहीं था हमारी कामना कुछ और थी। जैसे एक छोटी गाड़ी की चाहत रहती, मिल जाती है, जिस दिन मिलेगा उसी दिन आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, जिस दिन वो मिलेगा फिर उससे बड़ी चाहिए। तो मैं तब भी दुखी था, और जब मैं परेशान था, और मेरा लाइफ टोटली बदला अध्यात्म में आने के बाद। उससे पहले जैसे क्रोधी था, मेरा स्वभाव ऐसा था कि मतलब गाली की जगह गोली चलाने वाला, ठीक है। ये ईगो था एक्चुअल में, ठीक है। हम ईगो के बस में रहते, वो भूत है। और रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं, और बिजनेस बहुत अच्छा नहीं, और होते हुए भी दुखी रहना, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी होना। फिर हम खोज, कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम हो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हम खोजना शुरू किए, बहुत जगह जाना शुरू किए, और इसी तरह से मैं अपने गुरुजी के पास पहुंचा, समर्थ गुरु के पास। तो मैंने देखा बदलाव शुरू हो गया, ठीक है। मैं खुश रहने लगा, और अब भी वही घटना घट रही है, प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या सहजता, एक रिलैक्स होने का पावर बढ़ गया। मैंने देखा मेरे क्रोध कम हो गए। जिस बात पे मैं पत्नी से गुस्सा हो रहा था, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये सब चेंज जब आना शुरू हुआ, तो फिर तो मैंने देखा जीवन 365 डिग्री बदला। और फिर जो काम आप करते हैं ना अध्यात्म, क्या लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ापा का काम है, नहीं, ये जीवन शैली। तो ओशो कहते हैं कि आज का मनुष्य को जुर्बादी बुद्धा होना चाहिए, नई मनुष्य की कल्पना, जो बाहर से संपन्न हो, भीतर से शांत हो। मैंने पहली बार सुना है शब्द, वैसे बहुत पॉपुलर शब्द, ओशो ने ही दिया है Okay. सब। और वो मेरे लिए प्रेरणा हुआ। और बाहर आप कुछ भी कर लें, जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते, क्योंकि वो कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। तो हम बचपन से दौड़ते रहते हैं, अच्छा ये पद मिल जाएगा, ये नौकरी पास कर लेंगे, ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ये बिजनेस कर लेंगे। जब वो मिलता तब खालीपन लगता है, ठीक है। तो जब आप खुद को जानते, खुद के तरफ यात्रा करते हैं, खुद से परिचय होता है, तो जीवन बैलेंस धीरे धीरे होने लग जाता है। फिर जीवन जीने का मजा आने लग जाता है। बात है कि मजा आ रहा है कि नहीं। आप देख रहे हैं लोग बहुत तनाव, आप मैनिफेस्टेशन माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बहुत नींद की प्रॉब्लम लोगों को बढ़ रही है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बीपी, शुगर, डायबिटीज। पहले कहाँ इतना ये सब बीमारी अब था, तो बहुत वर्स्ट ठीक है। सिनेरियो चल रहा है। तो आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? तो यदि हेल्थ चला गया, आप खुश ही नहीं रह पाए, रिश्ते आपके अच्छे नहीं रह पाए। इसलिए स्पिरिचुअल पाथ पे सबों को होना चाहिए। थोड़ा सा समय अपने लिए, आधा घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें, खुद के साथ जुड़ें, ध्यान करें, मेडिटेशन सीखें,
और एक अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान आप बनते हैं। और हाँ, मुझे याद आया कि आपके अंदर फिर मैग्नेटिक पावर आता है। ठीक है, क्या पावर आता है? आप नौकरी में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जाएंगे तो अगला प्रभावित होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस डील करेंगे, अगला प्रभावित होगा। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, सही कह रहे हैं। जो आप करेंगे, ठीक है, उसके अंदर रिजल्ट ज्यादा होने लगेगा। कम मेहनत में भी अच्छा रिजल्ट बन हाँ, जाएगा। जिसको कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, ठीक है ना, वो होने लगेगा। और पढ़ाई कर रहा है कोई, उसका फोकस बढ़ जाएगा। आप बिजनेस करेंगे ना, फोकस बढ़ेगा, आप देखिएगा, फिर रिजल्ट आने लग जाएगा। और भीतर से जब आप प्यूरिफायर होते, भीतर से आपका दिल अच्छा होता है, ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है, वो दिखने में नहीं रहता है। जैसे मैं ये पॉडकास्ट करने से पहले आपसे चर्चा कर रहा था, मैं आज सोचा भगवान मैं ऐसा कुछ बोलूं कि लोगों का भला हो। मेरा परमात्मा भला बहुत कर दिया है, ठीक है, बहुत आपका वो शुक्रिया। सफल हुआ। ठीक है, हम बिल्कुल सफल हुए। तो जब हम इस भाव के साथ, इस दशा के साथ करते हैं, तो जब आपका भीतर सही होता है ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो। जब आप मंगल भाव से भरते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड में जीते, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म क्या है? शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। शिकायत से अहोभाव, ग्रेटिट्यूड की यात्रा। ग्रेटिट्यूड की। अच्छा। हाँ, तो हम नॉर्मली शिकायत से भरे रहते हैं, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये खराब, ये खराब, ये खराब, तो आप और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप यदि देखते हैं, जो आज आज जीवन परमात्मा ने दिया, सुबह में उठा, आंख बंद भी तो हो सकती थी, ठीक है, आज नहीं भी दिन मिल सकता था, भोजन मिला, कपड़ा मिला, गाड़ी मिला, कितना ग्रेटिट्यूड देने के लिए। आप देखे तो देखिए, ये अध्यात्म से होता है, ये गुरु से होता है, ठीक है। मैं अभी सर ना, हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, पीक परफॉर्मेंस। जी, पीक परफॉर्मेंस मुझसे लोग कई बार पूछते हैं क्या होता है। मैं क्या, मेरे हिसाब से वो होता है जब आपके इमोशंस और आपका गट, यानी इमोशंस और आपकी बॉडी अगर अलाइन हो जाती है, माइंड, तो बॉडी और सोल, सोल तीनों जब अलाइन हो कॉन्ग्रुएंस गए, में जब वो आ हाँ, जाते हैं, तो आप उस अवस्था में चले जाते हो तब आपको उतना मजा आता है काम करना। उस टाइम पे अगर भगवान भी आ जाएं और बोलें कि चलें, और आप तो आनंद में तो कहें चलो, तो वो स्टेट मुझे वो दिखती है आप में कि हाँ यार, कि मैंने अपने जीवन में उस चरम पे आ गया हूँ, नॉट फाइनेंशियली, कि हाँ मुझे लगता है कि मैं एक सही पाथ पे हूँ। क्योंकि कई बार बोलते हैं ना, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर, दोनों साथ में क्यों नहीं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये सही एग्जाम्पल हो आप जिस हिसाब से आप बात जड़वादी कर रहे बुद्धा हैं। का। हाँ, कि आपके पास अर्थ यानी कि पैसा कमाने की भी ताकत होनी चाहिए, उसको सही तरह से समाज को लौटाने की भी ताकत होनी चाहिए। जी, वो दोनों अगर इकट्ठी हो जाती हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ करने लायक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहला है अर्थ, पहला ही अर्थ है। पहला, बिना अर्थ का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये बिजली भी मिलती है, इसमें भी पैसा लगता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो अर्थोपार्जन हमें करना चाहिए। दूसरा है धर्म, उसका सदुपयोग क्या है पैसे का, कि आप धर्म के कार्य में, परोपकार में पैसा को लगाते हैं, कुछ पैसा, ठीक है, और तभी पैसा मल्टीप्लाई होता है। याद रखिएगा, जब तक आप सिर्फ अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होंगे, आपको परमात्मा आपकी जरूरत से ज्यादा नहीं देता है। बहुत सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बढ़िया सर। तो धर्म का कार्य। फिर तीसरा है काम, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, जो हमें घर चाहिए, हमें बच्चों को डॉक्टर बनाना, उसमें पैसा लगेगा। जो आपकी जरूरत है, माँ बाप की सेवा कर, उसमें पैसा खर्चा करिए। और चौथा मोक्ष। लोग सोचते हैं मोक्ष 75 साल के बाद, नहीं, 75 साल बाद तो आपसे साधना ही नहीं होगा। और फिर परमात्मा आ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे और समय दो, नहीं, ये चारों चीज साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो ये यदि आप बैलेंस करते हैं तो आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा, सुखमय होगा। और हाँ, एक चीज जो अभी आपने कहा कि मुझे देख करके, वास्तव में मेरे गुरुदेव एक बार पूछे कि क्या, उनसे भी किसी ने सवाल पूछा था, वो कोल इंडिया में जॉब करते थे उस समय में, तो पूछे कि क्या तुम जाने के लिए परमात्मा अभी आ जाए, यमराज जी आ जाए, भेज दें कोविड के समय में, तो जा सकते हो। तो जब मैं जुड़ा था शुरू में, मैं डर जाता था, नहीं अभी तो जाने के लिए तैयार, बच्चे छोटे हैं, काम सेटल नहीं है, और नहीं अभी तो नहीं जा सकते, ठीक है। यानी एक डर है। धीरे धीरे गुरुदेव की शिक्षा से आध्यात्मिक यात्रा में ये लगने लगा कि अभी आ जाए, ये रात आखिरी रात हो, क़यामत की रात हो, तो हम सहज स्वीकार चलने के लिए तैयार है। ये नहीं जो कुछ पेंडिंग है। और पहले लगता था मैं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पंथ, अहंकार है ये। नहीं, परमात्मा ने ये अपॉर्चुनिटी दिया जो मेरे द्वारा हो रहा है,
मेरे द्वारा लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैं परिवार को चला सकता हूँ। क्या जिसका पिताजी मर जाता वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता? सब कुछ वैसा ही चलता है। तो ये बात तो जरूर गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ कि डर खत्म हो गया है और चलने के लिए तैयार है। और इच्छाएं तो अनंत होती है, धीरे धीरे अब उतनी नहीं रह गई है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब तो मैंने सब त्याग दिया है, ऐसा नहीं। धन भी चाहिए तो परोपकार के लिए चाहिए, अपनी जरूरत तो एक लिमिटेशंस में है, कुछ हम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। जी, कुछ कह रहे थे। मैं अभी हमने पॉडकास्ट किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं डॉक्टर अमित कुमार जी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उसको आपने एक वैलिडेट भी कर दिया। आप जब पैदा होते हो और जब मरते हो, इस पूरे समय पे एक ही आपके साथ रिश्ता है जो हमेशा साथ चलता है, उसके बिना आपका पार नहीं पड़ती, वो है पैसे का। पैदा होते तो पैसा चाहिए और मरते वक्त पैसा चाहिए, तो वो अर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे तो दूरी नहीं बना सकते। एक और मुझे नहीं पता आचार्य जी, आपको इस चीज़ का ज्ञान है या नहीं है, या अभी तक आपको उस चीज़ का एहसास भी हुआ है या नहीं हुआ। मैं पिछले 8 साल से काउंसलिंग में हूँ। हमारा काम है ब्रेन को पढ़ना फिंगर टिप से। तो 12,000 से ऊपर हमने अभी तक फिंगर टिप्स पढ़े हैं। मेरे पास आज तक एक पेरेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बोला हो कि मेरे को एज अ करियर रियल एस्टेट डेवलपर बनना है। उसके पीछे का कहीं ना कहीं बड़ा कारण दो हैं। एक, ये दबंगई वाला काम लगता है, शरीफों वाला काम नहीं लगता, सॉरी टू से दिस। दूसरा, बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत कॉस्टली काम लगता है। तो आपसे मिलने के बाद मैंने जो आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कोचिंग भी शुरू किया लोगों को सिखाना, तो शायद ये आने वाला एक एस्पिरेशनल करियर है। लोग, बच्चे एज अ पेरेंट बोल पाएंगे अपने बच्चों को कि तुम रियल एस्टेट डेवलपर बनो, और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है अभी, और ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है, बहुत बड़ा, भारत को भी आगे लेके जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, आपने यहाँ पे आने का समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू विकास जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या बात है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया, क्या कर रहे हो यार, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सबसे ईजिएस्ट वे में आपको हम समझाने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू सो मच।